क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में ये लोअरिंग ऑफ नहीं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी हम लोगों की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन की वो खत्म हो गई है। समझ में आ गया? अभी हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं एबनॉर्मेलिटी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी हम लोग बेटा बात करेंगे। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर? तो सिंपल सा हम लोगों ने बात किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि वे सारी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। जितना ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना कम पार्टिकल उतना कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि जितने पार्टिकल सोल्यूशन में हम लोग बाहर से ऐड करते हैं अंदर जाने पे उतने ही है। लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जितने भी पार्टिकल, अगर 10 पार्टिकल ऊपर से ऐड करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अंदर जाके 10 ही थे। लेकिन इस केस में चेंज होंगे, इस केस में चेंज होंगे। और ऊपर से हम लोग अगर 10 पार्टिकल ऐड करते हैं तो नीचे अगर जाके 20 पार्टिकल हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बदल जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो चुके हैं? बदल चुके हैं। यानी जितना हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज्यूम करेंगे उतना नहीं होगा। दूसरी केस ये हो सकती है कि हम लोगों ने ऊपर से 100 पार्टिकल डाला, नीचे जाके 50 हो गए। ऊपर से 100 डाला, नीचे जाके 50 हो गए। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तुरंत कम हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर? यानी एबनॉर्मेलिटीज हम लोगों का आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करने पे। किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करने पे। हम लोग जितना एज्यूम करेंगे कितना पार्टिकल हम लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर डाला उतना पार्टिकल वो रियल में होने वाला नहीं है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। इतना समझ में आ गया? तो एबनॉर्मेलिटीज समझ में आ रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करने से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगी, जितना हम लोग फील करेंगे उतना रियल में नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एबनॉर्मेलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? ये बेटा एबनॉर्मेलिटीज हम लोगों की दो रीजन से हो सकती है। कितने रीजन से हो सकती है? दो। कौन कौन सा रीजन है वो? पहला हम लोगों का हो सकता है या तो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या दूसरा क्या हो सकता है बेटा? एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये दो ही कारण से हो सकता है, या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन। सपोज करो सॉल्यूशन में हम लोगों ने ऐड किया एक बड़ा सा सॉल्यूट पार्टिकल। कितना ऐड किया? बस एक बड़ा सा सॉल्यूट पार्टिकल। और सॉल्यूशन में ऐड होने के बाद वो मान लेते हैं कई सारे पार्टिकल में टूट गया। तो अब ये बता, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने डाला कितना? एक। हो कितना गया? इतना सारा। तो हम लोग एज्यूम करेंगे एक पार्टिकल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन रियल में वो कितने पार्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा? इतने। यानी प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया ना। क्लियर? समझ में आ गया? एक पार्टिकल टूटा, इसलिए हम लोग को कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे डिसाइड होनी है। पूरा समझ में आया? तो अब देखो यहां पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? तो नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा क्या हुआ? इंक्रीज। इसलिए यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये भी क्या होने वाली है? इंक्रीज। क्या होने वाली है बेटा? इंक्रीज। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल अब इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएशन में। एसोसिएशन में केस इसका जस्ट उल्टा होगा। जब हम लोग कई सारे कंसंट्रेशन जब हाई रखते हैं तो कई सारे सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में हाई कंसंट्रेशन के कारण जुड़ के क्या हो जाते हैं? कई सारे बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल बनाएगा, जिसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया कि इंक्रीज? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर गया? डिक्रीज। क्या कर गया बेटा? डिक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज किया, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर गई? डिक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर गई? डिक्रीज। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा।
यानी डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और एसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। अब थोड़ा सा यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, वन हाफ फैक्टर से रिलेशन अभी बताएंगे। वन हाफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो नाम सुना होगा ना 11th में, अल्फा अल्फा करके सुनते थे हम लोग। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अल्फा से। समझ में आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें अगर हम लोग डिसोसिएशन के केस में, तो अल्फा इक्वल टू होता है i-1 अपॉन m-1। अभी i के बारे में हम लोग बात करेंगे, i के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, i क्या है हम लोगों का बेटा, वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें m, तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। इतना पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर है। ऐसे ही सेम केस हम लोग आते हैं उधर, ये हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। वहां पे किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। तो देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन को इसको भी हम लोग अल्फा से शो करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे होगा बेटा i-1 अपॉन 1 अपॉन n-1, i-1 अपॉन 1 अपॉन n-1, i-1 अपॉन 1 माइनस n अपॉन 1, जहां पे i वन ऑफ फैक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल। यहां तक कोई दिक्कत हो जाएगा। जैसे ही अल्फा आएगा हम लोग का, तुरंत हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाएगा। तो पूरा क्लियर हुआ। इस वाले में हम लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होने वाला है, इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, i-1 अपॉन m-1, जहाँ पे i क्या है, वन ऑफ फैक्टर है, और m क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। यानी अगर यहाँ पे 2 में टूटा तो 2 हो जाएगा, 3 में टूटा 3 हो जाएगा, 4 में टूटा 4 हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक एग्जांपल, एसिटिक एसिड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा m की वैल्यू की, तो एसिटिक एसिड देख CH3COOH, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा हम लोगों का बेटा, किसमें टूटेगा, CH3COO माइनस, और किसमें, H प्लस में। 2 पार्ट में टूटा, इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। m की वैल्यू कितनी होगी, 2। कितना समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोगों ने सोल्यूशन में 8 सल्फर ऐड किया, ये सोल्यूशन में जाने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो गया। कितने में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। यहाँ पे 8 सल्फर के एटम कितने में कन्वर्ट हुआ, 1 में। इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8। कितनी हो जाएगी, 8। यानी 8 पार्टिकल आपस में कंबाइंड हुए। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। तो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चला जाए आगे, तो चलो अब हम लोग रब करते हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन की। उससे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी, वन हाफ फैक्टर की। यही वन हाफ फैक्टर डिसाइड करेगा बेटा कितना एब्नॉर्मैलिटीज आएगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो वन हाफ फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा, वन हाफ का तो नाम सुना था ना अभी, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो चलो वन हाफ फैक्टर, वन हाफ फैक्टर, इसको हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। क्लियर। ये हम लोगों का होता क्या है बेटा, तो ये हम लोगों का होता है वन हाफ फैक्टर आई इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, वन हाफ फैक्टर। जितना भी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया, जितना भी उसी सोल्यूशन का जितना नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं या ट्रू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन्हीं दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, वन हाफ फैक्टर। इतना क्लियर हुआ। अब सुन, हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब भी फार्मूला हम लोगों ने देखा तो हमेशा क्या था, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अपॉन क्या था बेटा, मॉलिक्यूलर मास। यही था ना मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास।
ध्यान से देख, मोलैलिटी था, हमेशा मॉलिक्यूलर मास नीचे आता था, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तब हम लोग का आई की वैल्यू क्या हो गई, आई का अगला फार्मूला आ गया बेटा, ये रहेगा ऊपर, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी नॉर्मल वाला सबसे ऊपर, इस वाले का नीचे। ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऐसी को कह सकते हैं हम लोग। और क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ये पूरा समझ में आया, क्लियर है, ये फार्मूला भी, दोनों फार्मूला समझ में आ गया, ठीक है। तो सुनो, ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया, तो क्वेश्चन कैसे करना है ये ध्यान रखना। आई की वैल्यू अब निकालने आ गई, तो सुनो, ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू से क्वेश्चन में अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा आएगा। पहले आई की वैल्यू, पहले नॉर्मल मोलर मास निकालोगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑब्जर्व मोलर मास आएगा, उसको डिवाइड करोगे तो आई की वैल्यू आएगी, उसके बाद अल्फा की वैल्यू निकालोगे। लेकिन ये रियल में हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग ऐसे सीखेंगे कि तुरंत क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत ही ना पड़े, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया? तो चलो 3-4 इक्वेशन हम बता रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वन हाफ फैक्टर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वन हाफ फैक्टर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ वन हाफ फैक्टर। समझ में आ गया? तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था हम लोगों का बेटा? रिलेटिव, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो था ना। तो हम लोगों का क्या था बेटा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई एक्स बी, आई एक्स बी। पहला समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, इसी को और क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई ब्रैकेट में क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? पहला क्लियर है बेटा, हो जाएगा। चल अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हम लोगों का क्या था बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोगों का कितना था? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था? केबीएम। क्या था? केबीएम। इसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? आई केबीएम। क्या यूज करेंगे बेटा? आई केबीएम। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा टीबी इक्वल टू आई केबीएम को क्या लिख सकते थे? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, यही तो लिख सकते थे ना। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा? आई। एम बी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने? डेल्टा टीएफ से। किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा टीएफ से। तो ये भी देख कितना हो गया? डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। ये तो दिख रहा है ना तुम लोगों को फार्मूला। फिर से हम लोग उस मोलैलिटी के टर्म को एक्सपेंड करके इसमें लिख लेते हैं। देन डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो गया आई के एफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था हम लोगों का? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। और यहीं पे हम लोगों को क्या लगाना है? वन हाफ फैक्टर आई। तो हम लोगों का कितना हो गया टोटल? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। और ध्यान रखना बस आई हम लोग को टर्म अलग से ऐड करना है। इस इक्वेशन से डायरेक्ट आई कैलकुलेट होगा, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। बुक में बहुत लॉन्ग दिया है, आप लोग शॉर्ट में सीखो। जल्दी से स्क्रीन को पास करके नोट करो। 1 2 3 4 5 जल्दी करो। हो गया? चल तो हम लोग इसके आगे अब शुरू करते हैं। तो अब देखो बेटा आप लोग, ये पूरा समझ में आ गया। तो
अब हम लोग पहले बात करेंगे वैल्यू ऑफ आई की, इसकी बात करेंगे वैल्यू ऑफ आई की। तो सुनो, 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हम लोगों का जो बेटा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स। आई की बात कर रहे हैं, ये दो टाइप का। दूसरा क्या, पहला क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला है बेटा हम लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम लोगों ने पढ़ा था जो 100% टूट जाए उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो ना टूटे उसे क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता क्योंकि वो 100% अपने आयंस में टूटता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ गया, क्लियर, गैल्वेनाइज होता है और वो क्या होता है, डिसोसिएट। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो आई की वैल्यू, आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा, नंबर ऑफ आयंस। आई इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस के। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो आई नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ये दोनों टर्म आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखना, किसी बुक में नहीं दिया लेकिन आप लोग एकदम ध्यान से रखना याद। जैसे एग्जांपल देख, अगर क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया गया NaCl, तो NaCl वाटर में घोलने के बाद किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू की बात करें तो बेटा 2, कितना होगा 2, क्यों, क्योंकि इन दो आयंस में टूटा। कितने आयंस में टूटा, दो आयंस में टूटा। समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पे बात करें एसिटिक एसिड, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा। ये देख रिएक्शन कंप्लीट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा। CH3COO- में टूटेगा और किस में टूटेगा, H+ में। यहाँ पे अगर हम लोग आई की वैल्यू की बात करें तो आई नॉट इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 2। आई नॉट इक्वल टू 2। कितना समझ में आया। यानी यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 100% आयोनाइजेशन। पूरा समझ में आया। एक एग्जांपल और यहाँ पे देख ले, अगर सपोज कर CaCl2 है, किसमें टूटा, Ca+2 प्लस 2Cl-1। यहाँ पे टोटल कितने आयन, एक कैल्शियम आयन है और कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, इसलिए आई की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 3। आई की वैल्यू कितना हो गया, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन किया जाए, शुरू करें, चल जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, चलो तो क्वेश्चन लिखो आप लोग। अब हम लोग बात करना है बेटा, क्या बात करना है, आप लोगों को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने ऐड किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने कितने में ऐड किया, मान लेते हैं ये टैंक है, इसमें हम लोग ले लेते हैं वाटर। वाटर कितना बेटा, 100 ग्राम। वाटर कितना बेटा, 100 ग्राम। हम लोगों ने ऐड कितना किया, 2 ग्राम NaCl, 2 ग्राम NaCl। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेल्टा TF, ये डेल्टा TB, ये कैलकुलेट करना है। Kb की वैल्यू हम लोगों ने दे दिया 0.52 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। क्वेश्चन समझ में आया। 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम H2O में कितना NaCl ऐड किया, 2। तो हम लोग को डेल्टा TF की वैल्यू बताना है, Kb दे दिया। क्लियर। ये क्वेश्चन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, हम लोग का नॉर्मल मोलर मास यहाँ से इन दोनों का ऐड करेंगे, 23 और 35.5 हो जाएगा 58.5 नॉर्मल मोलर मास। समझ में आ गया, देख कैसे। अगर हम लोग NaCl के नॉर्मल मोलर मास की बात करें M की, ये कितना हो गया, 23 प्लस 35.5, टोटल आ गया 58.5। हम दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास, ये नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर मास करते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। एबनॉर्मल मोलर मास कैसे निकलेगा बेटा, तो एबनॉर्मल मोलर मास निकालने के लिए हम लोगों को एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग क्या निकालना है, हाँ ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो हम लोग को एबनॉर्मल मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, डेल्टा TF, ये डेल्टा TB इक्वल टू करना पड़ेगा KB WB by MB इंटू WA इंटू 1000।
इस टर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे, एमबी की। किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे, एमबी की। ये जो वैल्यू आएगी ये नॉर्मल मोलर मास है। ये जो वैल्यू आएगी नॉर्मल मोलर मास है, जो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाएगा। तो एमबी की वैल्यू की बात करें तो एमबी की वैल्यू मान लेते हैं कितना आ गया बेटा, एक्स। कितना आ गया, एक्स। सारी वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर लेना। तब आई की वैल्यू निकालना है तो आई इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, तब हम लोग को आई इक्वल टू रखना पड़ेगा बेटा नॉर्मल अपन नॉर्मल करेंगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे करके बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, ये समझ में आया। चलो अभी आगे क्वेश्चन आएगा आप लोगों का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वहां पे बात हम लोग करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे हम लोग को जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम लोग NaCl की बात करें तो NaCl किस में टूटेगा बेटा, Na+ और किस में टूटेगा, Cl-1 में टूटेगा। यहाँ पे यानी I की वैल्यू कितना हो गया, 2। क्या होगी, कितने आयंस में टूटा, 2 आयंस में टूटा। कितने आयंस में टूटा, 2। तो अब चल देख, I की वैल्यू 2 आ गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF का हम लोगों का फार्मूला क्या था बेटा, डेल्टा TF का अभी हम लोगों ने वन ऑफ फैक्टर के टर्म में बात किया, तो डेल्टा TB का फार्मूला I KB WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। यही तो फार्मूला था ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। चल, तो डेल्टा TB इक्वल टू कितना आ गया बेटा हम लोगों का, डेल्टा TB इक्वल टू आ गया, I की वैल्यू बता कितना है हमारे पास, I की वैल्यू हम लोगों का कितना आया, 2, क्योंकि ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। उसके बाद KB की वैल्यू कितना है बेटा, इतना, तो 0.52। उसके बाद बात करें हम लोग KB की वैल्यू इतना आ गया, तो उसके बाद हम लोग का वेट कितना है, 2 ग्राम। तो WB की वैल्यू कितना हो गया, 2। मॉलिक्यूलर वेट का अभी कितना आया था, 58.5। NaCl का वाटर का मास कितना बेटा, 100। कितना बेटा, 100 ग्राम। तो ये हम लोगों ने रख लिया 100 इंटू क्या कर लिया, 1000। पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे आप लोग, तो जल्दी से इसको उनको पास करो और नोट करो। हम क्वेश्चन अगला दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, चला जाए आगे। चलो अब सुन लो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। अगर सपोज करो एक कंटेनर है हमारे पास, क्वेश्चन सुन लो। एक कंटेनर है, उसमें मान लेते हैं हम लोग 500 ग्राम H2O है। 500 ग्राम क्या बेटा, H2O। यहां से हम लोगों ने ऐड किया 50 ग्राम CaCl2। डेल्टा TF आप लोगों को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग KF की वैल्यू दे देते हैं 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो यानी यहाँ पे I की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन यहाँ पे बस डेल्टा TF निकालना है, वहां पे डेल्टा TB निकालना था। आ गया। चल अब हम लोग बात करते हैं आगे की। ये पूरा समझ में आ गया, तो अब हम लोग सुनो बेटा, आप लोगों का एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सबसे पहले है बेंजोइक एसिड और बेंजीन का। बेंजोइक एसिड और बेंजीन का, तो एग्जाम्पल में क्या कहा गया है ये सुनो। हम लोगों का एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम लोग शायद क्वेश्चन में दिया गया 0.2 ग्राम बेंजोइक एसिड। क्या दिया गया है, 0.2 ग्राम बेंजोइक एसिड। इसको हम लोगों ने ऐड किया, बेंजीन का अमाउंट शायद 25 ग्राम है। किसमें ऐड किया गया, 25 ग्राम बेंजीन में। किसमें ऐड किया गया, 25 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TF आया वो आया शायद 0.13 डिग्री सेल्सियस, इतना, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कुछ है। डेल्टा TF इतना आया। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, यहां से बेटा कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहला कैलकुलेट करना है वांट ऑफ फैक्टर, पहला कैलकुलेट करना है। दूसरा कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कर लोगे आप लोग। ये सीधे सीधे आप लोगों के 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से सीखो। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आया, बहुत बार कंपटीशन में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन बहुत जगह आते हैं। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं
सिंपल मेथड कैसे करना है, उसके बाद बताएंगे शॉर्ट में कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। यहाँ से ये जो मास आएगा एम बी, ये है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। के एफ की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। के एफ इक्वल टू होगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये रख लोगे, ये ध्यान रखना डिफरेंस है इसलिए इसी को डायरेक्ट रख लेना। केल्विन भी इतना ही होगा। के एफ की वैल्यू पता होगी हम लोगों को। डब्ल्यू बी कितना दिया गया 0.2। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा? C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो अभी मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। सार्मेंट का मास कितना दिया गया? 25 ग्राम। यानी यहाँ पे रखो आप लोग 0.2, यहाँ पे 25 रखो, यहाँ पे KF रखो, यहाँ पे डेल्टा TF रखो। एमबी की वैल्यू निकलेगी जो कि कौन सा है? मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, एम की नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसकी बात करें बेटा, जो बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है उसका हम लोग मास ऐड कर लेते हैं। तो इसका मास क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे 7, तो 12 इंटू 7 प्लस कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 2, यानी ये हो गए 16 दूनी 32। कितने हाइड्रोजन है? 6, तो ये 6। टोटल ऐड करते 84 6 90 122। कितना मॉलिक्यूलर मास आया? 122। उसके बाद ऊपर से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितना आया? x। तब हम लोग आई की बात करते हैं। आई इक्वल टू बात क्या किया था? नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास या एबनॉर्मल। ये हम लोगों का फार्मूला क्या होता है बेटा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास को हम लोगों ने क्या माना है? m। तो ये हो गया m। ऑब्जर्व मोलर मास कितना है? एबनॉर्मल mb। दोनों को डिवाइड कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? i की। किसकी वैल्यू आएगी? i की। समझ में आया? i की वैल्यू जैसे ही आएगी तुरंत हम लोग अल्फा के लिए निकालेंगे i-1 अपॉन m-1। m की वैल्यू कितना होगा बेंजोइक एसिड के लिए? तो देख लो आप लोग, बेंजोइक एसिड की बात करें तो C6H5COOH। ये किसमें टूटेगा? तो पिछली क्लास से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। C6H5COO माइनस, और किसमें टूटा? हाइड्रोजन +1 में। ये इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा, मतलब कंप्लीट ये टूटने वाला नहीं है। यानी m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। m की वैल्यू कितना हो गया बेटा? 2। पूरा समझ में आया? यानी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आया? यहाँ पे देख, अल्फा आई निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पहले वो निकाला, फिर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर डिवाइड किया। इतना करना है हम लोगों को, इतने भी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो देख हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। हम रफ कर रहे हैं इसको। चल तो देखो शार्ट में कैसे करना है। अब सुनो बेटा, सबसे हार्ड क्वेश्चनों में क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोगों को सबसे आसानी से समझना है। तो देख, यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। डेल्टा टी एफ कितना है बताओ? डेल्टा टी एफ हम लोगों का है 0.13 डिग्री या डिग्री सेल्सियस हटाओ। आई की वैल्यू, के एफ की वैल्यू कितना है? 1.86। के एफ की वैल्यू कितना है बेटा? 1.86। वेट कितना दिया गया हम लोगों का? 0.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट अभी कितना आया था? 122। उसके बाद हम लोगों का वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 इंटू 100। पूरा सॉल्व कर लोगे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू ये नीचे उठा कर लो, मल्टीप्लाई चला जाएगा तो आई की वैल्यू निकल जाएगा। आई इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों का? 0.13 इंटू ये 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.2 इंटू 1000। पूरा समझ में आ गया? आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू मान लेते हैं कितना आ गया बेटा? x आंसर कितना आ गया? x। देन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? i-1 अपॉन m-1। तो आई की वैल्यू कितना है? x-1 हो गया। ये ध्यान रखना, पॉइंट के 3 पॉइंट तक ले जाना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। 1 डिजिट तक निकालोगे 100% आ जाएगा, जो कि 100% होने वाला नहीं है। तो कितना पॉइंट के बाद कितने आंसर अल्फा के लिए निकालने हैं, ये आई के लिए निकालने हैं? 3 पॉइंट्स तक।
तो आई एक्स माइनस 1/2 माइनस 1, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए वो हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देख एक ही क्वेश्चन में तुरंत 4 लाइन में सॉल्व हो गया। क्लियर समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो आज बेटा आप लोगों का वन हाफ फैक्टर क्लियर हो गया, नॉर्मलिटीज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। ये हम लोगों का दो ही कंडीशन, दो कारण होता है, या तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन। सुन लो, अगर क्वेश्चन एसोसिएशन के केस में आया तो उसमें लिखेगा क्या, डाइमर ट्राइमर ऐसे करके लिखेगा। डाइमर मतलब दो पार्टिकल छोटे छोटे आपस में मिलकर एक बना, तो वहां पे m की वैल्यू कितना रखना है 2। ट्राइमर लिखेगा तो कितना रखना है t, ये 3 रखना है। टेट्रामर लिखेगा तो कितना रखना है 4। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलो आज इतना कर लो आप लोग, अगली क्लास में आप लोगों को अकॉर्डिंग टू राउट लॉ सॉल्यूशन के टाइप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।